और संस्कृतियों के आपस में मिलने के बावजूद उनमें खींचतान चलती रही है। छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए लोगों के देश में तमाम मुश्किलों और फिर से उठ खड़े होने की चाहत से गुजरकर भारत ने अपना सर उठाया। अब पहली बार सामने आई पुरानी फुटेज से आप इतिहास की सबसे कमाल की कहानियों में से एक की दुर्लभ झलक देख सकते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य का नगीना था जो आगे चलकर एक आजाद देश बना। पेश है भारत के बनने की कहानी, इंडिया इमर्जेस। द राज। उन्नीसवीं सदी का आखिरी दौर। भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा कर रहे लेखक मार्क ट्वेन ने इस इलाके से प्रभावित होकर लिखा, भारत में ही मानव जाति पली बढ़ी है, यही इंसानी बोली का जन्म हुआ है। इसे ऐतिहासिक गाथाओं और परंपराओं की दादी और परदादी कहा जा सकता है। मार्क ट्वेन ने 5000 सालों में विकसित हुए भारत की व्याख्या की थी। ये बात है 19वीं सदी की। भारत की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। ये भारत लगातार बदलाव के दौर में है। अब यहां मुगल सल्तनत की हुकूमत नहीं है। अपने सबसे अच्छे दौर में मुगल शासन उत्तर में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर तक फैला था। हाल ही में मिली इस रंगीन फिल्म को 1930 के दशक में फिल्माया गया था। यह 16 मिलीमीटर की कोडाक्रोम फिल्म है जिसे पूरी तरह हाई डेफिनेशन में बदल दिया गया है। यह मध्यकालीन भारत की एक झलक है जिसके ज्यादातर हिस्से पर मुगल राज करते थे। मुगलों का प्रभाव भारत के दक्षिणी दूर दराज के इलाकों तक कभी नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि मध्य भारत में भी उन्हें अपना अधिकार जताने के लिए स्थानीय रियासतों के साथ हाथ मिलाकर चलना पड़ता था। पर उनकी विरासत आज के भारत में भी जिंदा है, जिसे देश भर में बने स्मारकों और इमारतों के बेमिसाल आर्किटेक्चर में देखा जा सकता है। और इन स्मारकों में सबसे मशहूर शानदार ताजमहल है। सन 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम के मकबरे के तौर पर बना ताजमहल मोहब्बत की निशानी के अलावा भी काफी कुछ है। दुनिया का ये अजूबा ऐसे भारत का प्रतीक है जो कई सदियों के उतार चढ़ाव के बावजूद टिका रहा है और आज भी पहले की तरह ही शान से खड़ा है। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के लफ्जों में, इस जहां में ये इमारत ऊपर वाले की अहमियत बताने के लिए बनाई गई है। सन 1862 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के बाद ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढेर सारी छोटी छोटी रियासतों, कबीलों और समुदायों का जन्म हुआ और शासन करने की ताकत में ऐसा खालीपन आया जिसे भरने में कोई कामयाब नहीं हुआ। सन 1903 ब्रिटिश भारत। ये भारत की कुछ सबसे पुरानी फिल्में हैं। इन्हें अमेरिकन इन्वेंटर और सिनेमा के पायनियर थॉमस आर्मैट ने फिल्माया है। इस समय भारत के लोगों पर विदेशी राज करते हैं, जिसका केंद्र आधी दुनिया के पार यूरोप के एक टापू पर है। अंग्रेज पहली बार सन 1601 में भारत आए थे। वो यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे। शुरू में वो लोग यहां पर केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, पर फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बदला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनैतिक आकांक्षाएं सामने आईं। सन 1903 दूसरा दिल्ली दरबार। ये ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन की अगुवाई में हो रहे समारोह के दृश्य हैं जो इससे पहले कभी प्रसारित नहीं हुए। ये ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत में सैनिक शक्ति का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है।
भारत में संसाधनों की भरमार है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन संसाधनों पर पूरी तरह से अधिकार लेने के साथ साथ अपना सैनिक और प्रशासनिक प्रभाव भी बढ़ा लिया है। इसने स्थानीय लोगों के विद्रोहों को कुचल दिया है, जिनमें सन 1857 का सैनिक विद्रोह भी शामिल है। अब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के राजघराने के हाथों में जाने वाली है। सन 1858 की अपनी घोषणा में उस वक्त की ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया ने कहा, हम भारत की स्थानीय रियासतों के राजाओं के लिए ये घोषणा करते हैं कि हम उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके नाम पर किए गए सभी समझौतों या एग्रीमेंट्स को स्वीकार करेंगे और हम उन्हें पहले की ही तरह जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रियासतों के राजा भी ऐसा ही करेंगे। क्वीन की इस घोषणा का उद्देश्य ये जताना है कि वो सबको साथ लेकर राज करना चाहती हैं, लेकिन द राज, जो इस कॉलोनियल ताकत का नया नाम है, दोबारा भारत के लोगों पर भरोसा नहीं कर पाएगी। ब्रिटिश राज की सामाजिक और आर्थिक नीतियां हर कीमत पर भारत के लोगों को विदेशियों की सत्ता में लाने के लिए बनी थीं। उन्हें डर है कि परिवर्तन सामाजिक उथल-पुथल को जन्म दे सकता है, जिससे एक बार फिर सन 1857 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत। ये ब्रिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से की बीकानेर रियासत का लालगढ़ पैलेस है। यह औपनिवेशिक भारत की 500 से ज्यादा रियासतों में से एक का नजारा है, जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये इंपीरियल वॉर कैबिनेट में अकेले गैर ब्रिटिश प्रतिनिधि महाराजा गंगा सिंह की पोती के शाही विवाह का अवसर है। ये चमक दमक एक शानो शौकत वाली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की झलक दिखलाती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है। अब भारत पर अंग्रेजों का राज है और ये दो प्रशासनिक सिस्टम्स में बंटा हुआ है। भारत के 60% हिस्सों पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती है। बाकी का 40% हिस्सा रजवाड़ों का है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते कर लिए हैं। क्वीन विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश राज की घोषणा के महज 5 दशक बाद भारत की असली राजनीतिक सत्ता रजवाड़ों के हाथ से निकल गई है। इनके पास अब बस अपनी खो चुकी ताकत की यादें ही बची हैं। ये हैदराबाद की एक रियासत से मिले बाघ के शिकार के दृश्य हैं। ये मुश्किल से दिखने वाले विजुअल्स ओरिजिनल कला में हैं और इन्हें दक्षिणी भारत में कोंगारा कलान नाम के जंगल में फिल्माया गया है। स्थानीय राजा और अंग्रेज साथ मिलकर शिकार करते हैं। ये हाथियों पर शिकार के लिए निकलते हैं और उनके साथ ट्रेन्ड शिकारियों और हथियारों से लैस सैनिकों की एक फौज होती है। ये लोग घेरा बनाकर शिकार करते हैं। इसमें जोखिम कम होता है और देखने वालों को मजा आता है। मौजूदा बिहार की एक रियासत बनेली के राजा के शब्दों में इसमें शिकार इस तरह किया जाता था। जंगलों में बाघों को लुभाने के लिए भैंस के बछड़े बांध दिए गए। बाघ के छिपे होने की जगह को घेरने के लिए लगभग 50 हाथी भेजे गए। फिर घेरा तैयार हो जाने पर 2 हाथियों को उस घेरे में जाकर बाघ को छिपने की जगह से निकालने का हुक्म दिया गया। हाथियों के करीब आने पर बाघ बार बार गुस्से में हमला करता था। शुरू में यह बहुत रोमांचक था, लेकिन फिर बाघ थक कर लेट गया। रोज इस तरह के 2 या 3 घेरों के साथ मैंने सैकड़ों बाघों का शिकार देखा है। 20वीं सदी में बाघ का शिकार ब्रिटिश राज का प्रतीक बना रहा। ब्रिटिश राज ने महाराजाओं को ऐसे समझौते करने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे उनके ज्यादातर अधिकार खत्म हो गए।
ज्यादातर रजवाड़ों को अपने दरबार में तैनात ब्रिटिश रेजिडेंट के दखल को झेलना पड़ता है। दर्राज ने भारतीय राजाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक ताकत खत्म कर दी। और देखने में ऐसा लग सकता है कि बाघों की तरह रियासतों के राजा भी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। दिसंबर सन 1911, दिल्ली दरबार। शुरुआती फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों में से एक चार्ल्स अर्बन ने किनेमा कलर नाम की एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 2.5 घंटे की फिल्म बनाई जिसका नाम था विद आवर किंग एंड क्वीन थ्रू इंडिया। इस फिल्म में तीसरे दिल्ली दरबार के नजारे हैं, जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज V के राज्याभिषेक के समय होने वाला एक सैनिक समारोह है। इस समारोह में सबसे अहम मौजूदगी सम्राट और उनकी पत्नी मैरी की है और इन्हें भारत का एम्परर और एम्प्रेस घोषित किया गया। लेकिन ये इस समारोह में होने वाली अकेली महत्वपूर्ण घोषणा नहीं है। ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई जाने वाली है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाए जाने के प्रस्ताव पत्र में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने लिखा, ये काफी समय से एक गंभीर असंगति मानी जाती है कि ब्रिटिश लोग अपने भारतीय इलाके के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित शहर कलकत्ता से इस देश पर शासन करते हैं, लेकिन कलकत्ता से राजधानी हटाने की यही एक वजह नहीं थी। सन 1905 में बंगाल के बंटवारे के बाद ये इलाका ब्रिटिश राज के राष्ट्रवादी विरोधियों का केंद्र बन गया था। सन 1911 के दरबार में किंग जॉर्ज V द्वारा औपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी घोषित करने के साथ ही ये बात पक्की हो गई। अब दर्राज का एक नया युग शुरू होने वाला है। 1930 का दशक, नई दिल्ली। ये नए निर्माणों से सजी राजधानी के सबसे शुरुआती दृश्य है, जिसे ये रूप दिया है ब्रिटिश